हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आइए आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार से रिलेटेड सारे वो फैक्ट्स जो आने वाले एग्जाम्स में हमेशा से इनकी जो पूछे जाने की संभावना है वो बनी रहती है। साथ ही ये इस तरह के जो सवाल है वो हमेशा किसी न किसी रूप में बीपीएससी या बिहार एसएससी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाते रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे हर छोटे बड़े जो फैक्ट्स हैं बिहार के जो परिचय हैं उससे, जो कि आने वाले अपने बीपीएससी की जो 72nd जो प्रीलिम्स है उसमें इसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो ये पीटी फैक्ट्स हैं, ये उस तरह के फैक्ट्स हैं जिसे हम पूरे तरीके से डायरेक्ट इसको हम रटते हैं, जो कि एग्ज़ाम में जाने के बाद एग्ज़ाम हॉल में ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। साथ ही साथ ये जो फैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के जो सवाल्स होते हैं जिनमें एलिमिनेशन या यूं कहें कि किसी तरीके से गेस कर करके क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। तो इन पीटी फैक्ट्स को जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज एक करें तो हम पुनरावृत्ति करेंगे, उसे देखेंगे, एक टचअप देंगे और साथ ही साथ हम जो है इस सेशन को मैप के थ्रू समझेंगे भी। दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र का सीरीज है वो चल रहा है, जिसमें हम डील करने वाले हैं 5,000 प्रश्नों को। वैसे 5,000 प्रश्न जिनकी जो संभावना है वो पीटी में बीपीएससी या बिहार एसएससी से जुड़े हुए जो पीटी हैं उसमें काफ़ी कहें तो ज़्यादा है, यानी उनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसे हम एपिसोड वाइज आपके लिए ला रहे हैं, जिनमें हमें 50 क्वेश्चंस की ये सेट देखने को मिलता है हमें। दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को सही समय पे देखने के लिए या यूँ कहें कि इनके जो अपडेट्स हैं वो रियल टाइम पे आपको मिल सके, इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और वैसे लोगों को बीच में शेयर करें जो बीपीएससी और बिहार एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेशन के तरफ और आज का जो हमारा सेशन है वो है बिहार का परिचय। सबसे पहले हम इसके भौगोलिक परिचय पे नज़र डालेंगे। भौगोलिक परिचय कहने के मतलब कि जो बिहार की जो स्थिति है उस पे नज़र डालेंगे और बिहार के जो मैप है अगर हम उस पे नज़र डालेंगे तो हमें दिखता है कि बिहार जो है वो भारत के जो उत्तर पूर्व हिस्सा है उसमें पाया जाता है। भारत की जो बिहार की जो स्थिति है वो कहाँ है? उत्तर पूर्व स्थिति हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये उत्तर पूर्व भाग में स्थित हुआ है, जिसके उत्तर में ये नेपाल है और दक्षिण में हम देख रहे हैं कि झारखंड। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम की तो उत्तर प्रदेश और पूर्व में हमें मिलता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो बिहार पूरी तरीके से एक लैंडलॉक्ड है। ये चारों तरफ से कहें तो ये ऐसे देश और राज्यों से घिरा हुआ है। ये पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड है, यानी ये किसी भी तरीके से किसी भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की बात करें, नॉर्थ में अगर हम बात करें और साउथ की बात करें तो साउथ में हम ये देखते हैं कि जो इसकी अक्षांशीय विस्तार है वो है हमारा 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए हम इसे कह रहे हैं चूंकि बिहार का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, इसे हम ऐसा नहीं समझे कि इसे साउथ कहेंगे, क्योंकि ये हम नॉर्थ इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो बिहार है यानी कि हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। यानी कि अगर ग्लोब पे नज़र डालें, अगर हम ग्लोब पे नज़र डालें तो अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी को हम इस तरीके से अगर मान के चले कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये ग्लोब को हम अगर दो हिस्सों में ये इस तरीके से जो 0 डिग्री का जो हमारा ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, उससे अगर बांट दे तो ये दो हिस्सों में बट जाता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है नॉर्थ का उसे नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और जो निचली हिस्सा होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, तो जो भारत की जो स्थिति है और उसमें भी अगर हम बिहार के बेसिकली कहें तो वो हम पाते हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। इसीलिए हम जो है इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो हम बात करते हैं, जो अक्षांशीय विस्तार की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारा जो लैटिट्यूड है इस तरीके से वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड के रूप में हम इसको
मानते हैं। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाती हैं पैरेलल, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये जो बिहार का जो लैटिट्यूड है, दक्षिणतम हिस्सा जो जो झारखंड से टच करता है, तो उसका है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, वही अगर हम उत्तर में बात करें, जो नेपाल से जो हमारा हिस्सा टच करता है, उसका जो है हमारा लैटिट्यूडनल जो भी कहें विस्तार, वो है 27 डिग्री और 31 37, एक मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये हमारा विस्तार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा विस्तार हो जाता है नॉर्थ साइड का। यानी कि अगर हम पूरे तरीके से देखें कि कितने लैटिट्यूडनल का है अंतर, तो हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि 24 to 27, यानी कि 4 डिग्री का हमें ऑलमोस्ट अंतर दिखता है। ठीक है, वहीं अगर हम आ जाते हैं इधर पश्चिम की ओर, तो ये हमारा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट में आता है। यानी कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ग्लोब को 4 हिस्सों में मैंने बताया, तो ये ईस्टर्न वाले जो है हेमिस्फेयर है उसमें आता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम पश्चिम चले जाते हैं, पूर्व की तरफ चले जाते हैं, तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 जो है सेकेंड हमारा देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम अच्छे से इस तरीके से अगर इसको हम देखें, तो वो हमें मिलता है कि ये अगर हम देखते हैं इस तरीके से, अगर बिहार के देखें, तो ये जो निचला हिस्सा है जो झारखंड है, वहाँ से अगर हम शुरुआत करें लैटिट्यूड की, तो वो हमारा आ जाता है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ का। लेकिन अगर हम यही अगर नॉर्थ में चले जाते हैं, यानी कि नेपाल के साथ जो बॉर्डर का जो हिस्सा हमारा टच करता है, वो हो जाता है 27 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं तो 4 डिग्री की हमारे पास जो है विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। यानी 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड ये नॉर्थ हो जाता है। अगर हम बात करें इधर पश्चिम में, देखें वेस्ट में अगर हम बात करें, यानी यूपी से जो हमारा बॉर्डर टच होता है, तो वो हमारा जो हिस्सा है देशांतरीय विस्तार जिसको कहते हैं, वो हमारा विस्तार है 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट और 19 मिनट और 50 सेकेंड, और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर का है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इधर ईस्ट में आए, यानी कि वेस्ट बंगाल के तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें आए, तो हमारा आ जाता है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है हमारा, एक मिनट, यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एरर आ गया है। ठीक है, एक्चुअली में ये वाला नहीं, यहाँ 87 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 87, 88 के राउंड मान के चलते, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड है, नहीं 88 है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ वाला हमने लिख दिया, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो जो लैटिट्यूड है वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से ये जो हिस्सा है हमारा 88 डिग्री 17 मिनट जो है, यानी कि 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड का ईस्ट का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई को अगर ध्यान से देखें, तो हमें पता चलता है कि जो बिहार की जो स्थिति है, यानी कि जो शेप की हम बात जब करते हैं, तो वो हमें रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम ये देखें, अगर इसकी स्थिति को ऐसे देखें, तो ये हमें देखने को मिलता है क्या, कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो कैसा है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी स्थिति है, यानी कि जो हमारा बिहार की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसकी बात करें, यानी कि अगर हम नॉर्थ वाले हिस्से से साउथ वाले हिस्से को मिलाएं, तो उसकी जो लंबाई है वो हो जाता है 345 किलोमीटर। कितना हो जाता है हमारा, 345
345 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर हमें देखने को इसकी लंबाई मिलती है, ठीक है। वही वही अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई जिसकी हम बात करते हैं, तो वो हो जाता है वो 483 किलोमीटर, यानी कि 345 बाई 483 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, और इसका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है 94,163 किलोमीटर। इस तरीके से हम पूरे बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसे समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की स्थिति में है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसकी समुद्र से लेकर के ऊंचाई, किसी भी जो स्थिति होती है, किसी भी ज्योग्राफिकल जो लैंडमार्क्स होते हैं या फिर जो लैंड्स होते हैं, उसकी जो ऊंचाई होती है वो हमेशा सी लेवल से मेज़र की जाती है, यानी कि समुद्र स्तर से जो इसकी स्थिति होती है उसे मेज़र किया जाता है। तो जो हमारे बिहार का जो कहें कि जो सी लेवल से जो हाई है, जो ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, वो जो हाइट हमारा है समुद्र लेवल से जो ऊंचाई है उसकी अगर बात करें तो वो है 173, ठीक है। वो हमारा कितना है 173, यानी कि 173 फीट की ऊंचाई है, यानी कि लगभग हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 33 मीटर के अराउंड में ये आता है, ठीक है। ये 33 मीटर ऊंचा है सी लेवल से बिहार। औसतन है, ऐसा नहीं मानेंगे कि पूरा का पूरा बिहार का हिस्सा इतना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और ये इस तरीके से हम औसत मान के चलते हैं कि जो इसका सी लेवल से जो ऊंचाई है वो है 173 फीट, यानी लगभग 53 मीटर के करीब में। बारिश की बात करें कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कैसे होता है, तो जाहिर से पता है कि ये जो पूरा का जो ऊपरी हिस्सा हमारा जो चंपारण वाला जो हिस्सा है वो हिमालयन रेंज में, ये सारे क्षेत्र हमारे हिमालयन रेंज में आते हैं। ठीक उसी तरीके से वेस्ट बंगाल से आने वाली जो कुछ हवाएं होती है और इधर से जो है जो मतलब कहें तो ये हवाएं जो आती है समुद्र से, इस तरीके से जो मानसून का जो प्रभाव है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा जाता है, अरब सागर से भी और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल वाले एरिया से भी, और जो है भारी वर्षा होती है और हिमालयन क्षेत्र से भी कुछ वर्षाएं होती है हमें। तो इस तरीके से जो बिहार का जो रेनफॉल है, यानी कि औसत जो है वो है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, जो किशनगंज वाला जो क्षेत्र है, वो जो वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, साथ ही में जो लगा है बे ऑफ बंगाल, उससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। लेकिन वही अगर हम जैसे जैसे गया, अरवल, जहानाबाद और इस तरह के क्षेत्रों में आते हैं तो जो रेनफॉल है वो काफ़ी घट जाता है। लेकिन अगर हम औसत की बात करते हैं तो औसत जो हमारा रेनफॉल है बिहार का वो हो जाता है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाता है हमारा 112 सेंटीमीटर के अराउंड जो है वो पूरा का पूरा रेनफॉल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बिहार की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि बिहार के जो किस तरीके से लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, क्या इसके जो शेप है और क्या ही इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो कहे मार्क्स है उसको हमने देखा। बढ़ते हैं अगले हम वैसे पॉइंट्स को जो हमारे बिहार के जो बॉर्डर को लास्ट, जिसको हम कहें कि जब सबसे जो लास्ट जो छोर होता है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे अगर हम चले जाएं सबसे उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो ये जो हमारा पश्चिम चंपारण का हिस्सा है, यहाँ पे हमें उत्तरी बिंदु देखने को मिलता है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में सबसे उत्तरी बिंदु देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें दक्षिणतम बिंदु तो वो हमारा गया में मिलता है, ठीक है। गया का जो हिस्सा है वो हमारा दक्षिणतम बिंदु मिलता है जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। वही पश्चिम में हम बात करें तो कैमूर हमारा सबसे जो आखिरी जिला है वो पश्चिम कहें कि सबसे पश्चिम में है। और अगर हम बात करें पूर्व में बात करें तो वो है किशनगंज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये चार ऐसे पॉइंट है जो हमारे सबसे आखिरी जो जिला हैं बॉर्डर के मामले में, वो है सबसे पहला है नॉर्थ में पश्चिम चंपारण, दक्षिण में आ जाए तो गया, वही अगर हम पूर्व में बात करें तो किशनगंज, और पश्चिम में बात करें तो कैमूर, ठीक है।
बिहार की ऐतिहासिक उदय की जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर कि आखिर बिहार में कुछ जो फैक्ट्स हम देखेंगे, जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो कुछ पास्ट में कुछ घटा, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन तथ्यों को अगर देखें, तो 1905 में बिहार का जो हम बात करें, तो वो बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है? जिससे बंगाल और पश्चिम बंगाल अस्तित्व में आए। बिहार का जो विभाजन कहें, इसी अगर हम बात कहें, ये जो बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद जो आंदोलन चलाए गए बंगाल विभाजन के विरोध में, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो जब वो चलाए गए, उसके उपलक्ष्य में ही हम कहें कि बिहार की उत्पत्ति सामने निकल कर के आई कब? 12 दिसंबर 1911, यानी कि दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसका विरोध किया जा रहा था। साथ ही साथ विरोध के साथ-साथ बिहार का अलग क्षेत्र की डिमांड भी किया जा रहा था, है नहीं? जहाँ हम अ, बंगाल के विभाजन की जो बात है, उसे हम नकार रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। वहीं हमारे जो बिहार के जो प्रमुख जो क्रांतिकारी नेता थे, जो कुछ आंदोलनकारी थे, उनका मानना था कि बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकारते हुए 12 दिसंबर 1911 को, है नहीं, ये बिहार जो कहे उसे प्रांत बनाने की घोषणा की। इस तरीके से 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया। ध्यान देने वाली बात है, 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें सिर्फ घोषणा किया गया। लेकिन इस घोषणा को अगर कहें कि आधिकारिक अधिसूचना जारी किया गया, यानी लीगल नोटिफिकेशन जारी किया, जिस तरह से हम कहते हैं गज़ेट में छपता है किसी भी तरह का कोई सरकारी निर्णय को, घोषणा को, तो वो जो लीगल नोटिफिकेशन में आया, वो आया 22 मार्च 1912 को, ठीक है? तो इस तरीके से हम कहें कि मौखिक रूप से 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। वहीं 22 मार्च 1912 को इसे लीगल तरीके से नोटिफाई कर दिया गया कि बिहार की जो है, बिहार को है एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, ठीक है? दिल्ली दरबार को रद्द करके इस तरीके का निर्णय लिया गया, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है? बिहार राज्य के गठन की जो आधिकारिक सूचना थी, वो जारी कर दी गई 22 मार्च को, ठीक है? 1912 को, और उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार को पूरे तरीके से एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि बिहार को एक अलग राज्य के रूप में जो है गठित कर दिया गया, जिसमें हमारा इसमें उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है? उड़ीसा भी शामिल था और आज की अगर हम बात करें तो उसमें उड़ीसा, उसके बाद आज का जो तत्कालीन हमारा ये जो अभी वर्तमान झारखंड है, वो भी इसमें शामिल था और बिहार तो था ही। तो इस तरीके से इन 3 जो अभी वर्तमान हैं, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के एक हमारा बिहार का गठन किया गया। 1 अप्रैल को पूरी तरह से ये लागू कर दिया गया, मतलब कि ये बिहार का गठन जो है वो लागू हो गया। 1 अप्रैल 1936 को, यानी कि बिहार का पहला विभाजन किया गया। अरे बिहार का जो हम बात करें, अगर जो बिहार है उसका पहला जो विभाजन है, जो अभी जो हमें वर्तमान जो बिहार मिलता है, वो इस तरीके से पहले नहीं था, ठीक है? इसे पहली बार जो है अप्रैल 1936 को, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को एक एक्ट लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया है। नहीं, अभी जो वर्तमान उड़ीसा है उसे बिहार से अलग कर दिया गया 1936 में। और ये किस कानून के तहत किया गया? तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर अगला विभाजन भारत का फिर से हुआ नवंबर 2000 में, यानी कि 15 नवंबर 2000 को किया गया झारखंड के, और फिर इससे बिहार से जो कहे झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड। अब इसके बाद, यानी कि 15 नवंबर 2000 के बाद जो हमारा कुछ जो स्वरूप जो बिहार का दिखता है, वो अभी वर्तमान स्वरूप है। यानी कि बिहार की जो स्थिति अभी जो देखी जा रही है, वो 15 नवंबर 2000 के बाद से किसी भी तरीके का इसमें बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है? झारखंड को बिहार से अलग बनाने के बाद जो झारखंड का जो मुख्य हिस्सा था, जैसे मान के चले विभाजन के समय, वो बिहार का लगभग जो भूमि था 54% हिस्सा वो बिहार के पास रहा। यानी कि अगर हम बात करें जो पूरे अगर बिहार का जो लैंड को अगर हम मान के चले 100% मान के चले, तो जब विभाजन हुआ तो 54% जो लैंड था
वो बिहार को मिला। बिहार मतलब कि अभी वाले जो बिहार है, ठीक है? और फिर जो न्यू जो राज्य बना, जो झारखंड बना, उसे मिला, हम देख सकते हैं कि 46% लैंड मिला, ठीक है? कैबिनेट मिशन में राज्यों का वर्गीकरण को भी समझना यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हमारा संविधान बना, ठीक है, तो संविधान बनने से पहले 1946 में जो हमारी तत्कालीन जो सरकार थी, उसने राज्यों को चार जो कहे हिस्सों में बांटा, ठीक है, उसे चार भागों में बांटा। उसको उसने ग्रुप का नाम दिया गया, ठीक है, ग्रुप ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ग्रुप ए में वैसे राज्यों को रखा गया जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें आपके आ जाते हैं यूपी उस समय का जो था, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्य थे। ग्रुप बी में वैसे क्षेत्र थे जिन्हें पश्चिमोत्तर प्रांत कहा जाता था, जिसमें पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा शामिल थे। वहीं ग्रुप सी में वैसे प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल राज्य थे, ठीक है, जैसे बंगाल और असम। और डी में वैसे राज्य थे जो केंद्र के अधीन थे, यानी कि केंद्र के कंट्रोल में थे, जिसे हम आज यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बिहार जो था वो जो कैबिनेट का जो राज्य वर्गीकरण हुआ था 1946 में, वो ग्रुप ए के अंतर्गत आता था, क्योंकि यहाँ पे केंद्र की सरकार थी, सॉरी, ये कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और इसलिए ये हमें ग्रुप ए में इसकी जो कहे स्थिति को हम देखते हैं, ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें सांख्यिकी रूप से, कुछ फैक्ट्स जो हम बात करते हैं डाटा के रूप में, तो वो हमारा आता है डाटा में। सबसे पहले इसकी एरिया की बात करें, जो कुल एरिया है बिहार का, वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है नहीं? और ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ये कितना सबसे बड़ा राज्य है? 12वां सबसे बड़ा राज्य है नहीं? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 10.4 करोड़। 10.4 करोड़ की जनसंख्या बिहार जो है होल्ड करती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और अब जो है इसकी स्थिति काफ़ी बदल गई है नहीं? ये भारत की कुल आबादी का 8.6% के अराउंड ये कंसीडर करके चलती है। वहीं अगर हम जनसंख्या 2022-23 के हिसाब से देखें, तो इसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ कर के 13 करोड़ हो गई है नी? जनसंख्या जो है वो बढ़ कर के कितनी करोड़ हो गई है? 13 करोड़ है। और बिहार दिवस के रूप में हम 22 मार्च को मनाते हैं, और ये 22 मार्च का वो डेट है जिस डेट को इसे हम कहें तो लीगल रूप से नोटिफाई किया गया था कि बिहार जो है अब एक राज्य अलग गठित किया जाएगा। ये जो लीगल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22 मार्च 1912 को, उसे हम बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे पीटी फैक्ट्स है। इस तरीके से अगर हम बात करें स्थापना दिवस के ही ऊपर लेकर के चले, तो उस पे कई बार बीपीएससी ने कई बार तो इस तरीके का हुआ कि ये सवाल एक ही एग्जाम में 2 बार 2 तरीके से पूछ लेता है। पहला पूछ लेता है कि बिहार का सबसे पहले जो गठन है प्रांत के रूप में कब हुआ, ठीक है, प्रांत के रूप में गठन सबसे पहले कब हुआ। और दूसरा पूछ लेता है कि बिहार दिवस के रूप में बिहार दिवस किसे मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि बिहार जो है प्रांत के रूप में सबसे पहले कब मना, तो वो डेट आ जाता है हमारा 1 अप्रैल, ठीक है, 1936। लेकिन बिहार जो है बिहार दिवस मनाते हैं कब, तो वो हम मनाते हैं 22 मार्च को, यानी कि गठन होता है हमारा 1 अप्रैल 1936 और मनाते हैं हम 22 मार्च को। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ये लीगल नोटिफिकेशन इस समय जारी कर दिया गया था। ठीक उसी तरीके से एक सवाल पूछा जाता है कि इसकी घोषणा सबसे पहले कब की गई थी, तो फिर हम यहाँ 22 मार्च करके नहीं चलेंगे, यहाँ चलते हैं हम वो जो दिल्ली का जो दरबार हुआ था, उस क्षेत्र को, उस टाइम को, पीरियड को हम लेकर के चलते हैं, ठीक है? उस टाइम पीरियड को हम लेके चलते हैं कि ये पूरे तरीके से जो 12 दिसंबर 1911 का जो क्षेत्र था, यानी कि जो टाइम ऑफ पीरियड था, उस टाइम ये घोषणा हुआ था, ठीक है? इस तरीके से बिहार के स्थापना से जुड़ा हुआ हमारे 3 जो हैं महत्वपूर्ण ये डेट्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारा
ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 जो हमारा हो जाता है वो स्थापना के लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है क्या, उड़ीसा से अलग होने के लिए, यानी कि उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो वो 1936, 1 अप्रैल 1936 को किया गया। वहीं अगर हम बात करें झारखंड से, झारखंड को कब अलग किया गया, तो ये 15 नवंबर 2000 को। तो ये कुछ डेट्स हैं जो हमेशा बीपीएससी के एग्जाम्स में या बिहार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। बात करें अगर हम प्रशासनिक विभाजन की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की, तो जो बिहार है उसमें टोटल जो प्रमंडल हैं उसकी जो संख्या है वो 9 है, ठीक है। और उसमें कुल जिले जो है, टोटल जो जिले हैं वो 38 जिले हैं। और जो सबसे जो नया जिला, पहले जो 37 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन एक नया जिला जो बन करके उभरा है वो हमारा अरवल जिला है, ठीक है। इसमें अनुमंडलों की संख्या 101 है, और प्रखंड यानी कि जो अंचल होते हैं उसकी जो संख्या है वो 537 है। ग्राम पंचायतें 8058 है, और वहीं नगर निगमों की बात करें तो 19 है। पहले ये 18 थी और नवीनतम जो जुड़ करके आया वो सहरसा को बनाया गया, ठीक है। टोटल नगर परिषद इसमें 88 है, ठीक है, और नगर पंचायत इसमें 154 है। नगर पंचायत और नगर परिषद में काफी ज्यादा इस बार देखा जाए तो वृद्धि देखने को मिली है। वही अगर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो राज्य में कुल 38 प्रशासनिक जिले हैं, जहां 38 जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं। वहीं 40 पुलिस जिले हैं, इनमें 38 जिलों के अतिरिक्त 2 पुलिस जिले शामिल हैं, जैसे बगहा पश्चिम चंपारण और नगछिया भागलपुर में 2 एक्स्ट्रा। अगर हम बात करें जिले के अतिरिक्त की बात करें तो उसमें पुलिस जिला के रूप में शामिल हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम प्रमंडल के हिसाब से, तो उत्तर बिहार में हमारे आ जाता है दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया, ठीक है। उसी तरीके से तिरहुत और ये सारण, यानी कि 1 2 3 ये 4, ठीक है, 4, और ये इस तरीके से 5 जो आते हैं हमारे उत्तरी बिहार के हिस्सा में आ जाते हैं ये प्रमंडल। वही अगर हम बात करें दक्षिण बिहार में तो पटना, ये हो गया मुंगेर, भागलपुर और ये मगध प्रमंडल, ये हमारे जो 4 हैं, ठीक है, वो प्रमंडल आ जाते हैं दक्षिण बिहार में। यानी कि इस तरीके से हमारे हो जाते हैं टोटल 9 प्रमंडल, ठीक है। तो सभी प्रमंडलों की हम बात करें, उत्तर बिहार में हमारे 5 प्रमंडल है, और जो दक्षिण बिहार है उसमें 4 प्रमंडल है। प्रमंडलों में जो संख्या है वो ये है, उत्तर बिहार में दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया, सारण, ठीक है, और इस तरीके से तिरहुत है। हम बात करें अगर प्रमंडलों की अलग से अगर हम बात करें, तो जब हम बात करते हैं, अगर जो उत्तर बिहार में जो सबसे पहला जो प्रमंडल हमें देखने को मिलता है वो है सारण प्रमंडल, ठीक है। तो जब हम सारण प्रमंडल की बात करते हैं तो इसमें जो जिलों की संख्या है, यानी कि कुल जो जिला है वो हो जाते हैं 3। कौन कौन होते हैं, इसमें 3 होते हैं। एक होता है अपना गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। दूसरा हो जाता है सिवान, और तीसरा हो जाता है इसमें सारण। तो ये हमारा उत्तरी बिहार का प्रमंडल है, जिसमें सारण प्रमंडल आता है उत्तरी बिहार में, और उसमें जो जिलों की संख्या है उस प्रमंडल में वो 3 है, गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण, इस तरीके से हमने देखा इस सारण प्रमंडल को। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें तिरहुत प्रमंडल की बात करें, तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। ये 6 जिले हो जाते हैं कौन कौन से, तो तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हो जाते हैं। पहला तो हमारा वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण। दूसरा हो जाता है हमारा, ठीक है, पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण। तीसरा हम बात करें तो शिवहर। चौथा सीतामढ़ी, ठीक है। पांचवा मुजफ्फरपुर। और छठा हम बात करें जो लास्ट है वो है वैशाली, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से जो तिरहुत प्रमंडल है उसमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है।
और ये हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और ये जो हमारा कहे तो तिरहुत प्रमंडल जो है वो किस हिस्से में आता है, तो ये आता है नदन बिहार में, यानी कि उत्तरी बिहार में आता है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल की हम बात करें तो ये इसमें भी 3 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितने हैं? 3 हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हो जाता है खुद दरभंगा, उसके बाद दूसरा आ जाता है मधुबनी, और तीसरा आ जाता है हमारा ये समस्तीपुर। तो इस तरीके से ये दरभंगा प्रमंडल है, और दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या हो जाती है 3। ठीक है, उसके बाद हम कोसी प्रमंडल को देखें तो कोसी प्रमंडल में भी 3 है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो 3 है। सुपौल, ठीक है, उसके बाद मधेपुरा और सहरसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं कोसी प्रमंडल में। ठीक है, अगला हमारा जो आ जाए, अगर हम बात करें तो ये पूर्णिया प्रमंडल है। ठीक है, नॉर्दर्न जो बिहार है यानी उत्तरी बिहार है, उसमें हम बात करें तो पूर्णिया प्रमंडल है, और पूर्णिया प्रमंडल में पूरे जिलों की संख्या है 4। पूर्णिया प्रमंडल में जिलों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 4 हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला अगर हम बात करें तो वो होता है किशनगंज, किशनगंज। दूसरा है हमारा, अगर हम देखें तो किशनगंज के बाद आ जाएगा अररिया, अररिया, उसके बाद कटिहार और पूर्णिया। तो ये हमारे आ जाते हैं पूर्णिया में। ठीक है, ये पूर्णिया प्रमंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर दक्षिणी जो बिहार है, यानी कि सदर्न बिहार है, ये हमने दरभंगा देख लिया, कोसी देख लिया, सारण देख लिया, और पूर्णिया और तिरहुत भी देख लिया। अब बात करते हैं अगर हम पटना प्रमंडल की बात करें। ठीक है, अगर हम पटना प्रमंडल की बात करें कि पटना प्रमंडल में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, तो वो हम देखेंगे। पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, पटना प्रमंडल जिलों की संख्या हो जाएंगे 6। कौन कौन से होंगे? कैमूर, ठीक है, रोहतास, उसके बाद बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, यानी पटना जो डिवीजन है उसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी बिहार के प्रमंडल है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रमंडल दक्षिणी का हो जाता है वो है मगध प्रमंडल, और मगध प्रमंडल में जो जिलों की संख्या है वो है 5, है नहीं, मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। मगध प्रमंडल में कौन है? जिलों की संख्या 5। एक है औरंगाबाद, है नहीं, औरंगाबाद। दूसरा हो जाता है गया जी, जिसका गया पहले कहते थे लेकिन अब नाम जो है वो बदल करके गया जी कर दिया गया है। ये मगध प्रमंडल में ही आता है। तीसरा है नवादा। चौथा अरवल, जो कि अभी बना है, नवीनतम बना है, मतलब ठीक है, ये जहानाबाद से निकल करके बना है। और पांचवा है इटसेल्फ जहानाबाद। ठीक है, तो ये 5 जो जिले हैं वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैप बेस्ड है ये।
एग्ज़ाम्स हॉल में कभी-कभी ये पूछ दिए जाते हैं कि मगध प्रमंडल के जिलों में उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन मगध प्रमंडल का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्हें हम एक बार से कहें तो मैप में इन्हें अच्छे तरीके से एक बार हमें गेज़ करना चाहिए, उन्हें ध्यान से गौर से देखना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब हम पहुँचे और इस तरह के जो सवाल फ्रेम किए जाएँ, तो उसे हम आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है? अगला जो हमारा है बच गया है वो है मुंगेर प्रमंडल। ठीक है? मुंगेर प्रमंडल में भी जो अ, जिलों की संख्या है वो 6 है, और इसमें है जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय। ठीक है? लखीसराय। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, जो बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, ठीक है? एक मुंगेर रह गया इसमें। तो ये 6 जो ज़िले हैं, वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके से हो जाते हैं, और जो आखिरी बच जाता है वो है भागलपुर प्रमंडल, उसे भी देख लेते हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 आते हैं, इटसेल्फ भागलपुर, और दूसरा आता है आपका बांका। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो भागलपुर के डिवीज़न में आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पूरे प्रमंडलों की जो स्थिति है, उसमें ये हमने देखा कि उत्तरी बिहार में ये जो प्रमंडल हैं, उनकी संख्या क्या है, वो है, और उसी तरह से दक्षिणी बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है, वो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अगले। हम बात करें अगर सीमाओं को शेयर करने की बात करें, यानी कि बॉर्डर जो है उसमें शेयर करने की बात करें, तो ऊपर में जो नेपाल हमारा है, उससे जो स्थिति है वो समझने की बात करें, तो 7 जिले जो हैं वो टच करते हैं। कौन-कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, और साथ ही साथ किशनगंज। ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अगर मैप में हम देखें तो ये देखिए, ये हो जाता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और ये किशनगंज। ठीक है, इस तरीके से ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से अपने सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, ये नेपाल से सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के जो उत्तरी बिहार के हिस्सा है वो हैं, वो नेपाल से ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेयर करते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कभी-कभी आपको शिवहर दे करके ऑप्शन में पूछा जा सकता है, क्योंकि शिवहर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं ये ऊपरी, यानी कि जो नदन बिहार का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो तराई वाला क्षेत्र है, उसमें ही आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि शिवहर की जो स्थिति है वो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के मध्य में ही सिमट करके रह जाती है, और इस तरीके से इसकी जो सीमा है वो नेपाल से टच नहीं करता है। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें अगले, अगर ये उत्तर प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश से कौन-सा जो क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है, वो अपना सीमा शेयर करता है, तो उसमें आते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, यानी 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो यूपी के बॉर्डर से लगे हुए हैं, ठीक है? गंगा के उत्तर में देखें तो एक पश्चिम चंपारण ऊपर से आते हैं, फिर सारण, सिवान, गोपालगंज, और गंगा के दक्षिणी वाले हिस्सा में आ जाता है बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। यानी कि गंगा के उत्तरी में 4 और गंगा के दक्षिणी में 4, यानी कि 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो यूपी से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, नहीं, यूपी से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें यूपी से बॉर्डर शेयर करने वाले, तो ये है पश्चिम चंपारण 1, ठीक है, गोपालगंज 2, सिवान 3 और ये सारण आपके 4। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो गंगा जो गुजरती है उससे ही, है नी? उससे ही
ऊपर है ये, उससे ये क्या है ऊपर है, यानी कि ये उत्तरी बिहार के हिस्सा है नहीं, ये उत्तरी बिहार के हिस्सा, इस तरीके से जो गंगा गुजरती है तो ये ऊपर के हिस्से में है, गंगा के ऊपर यानी गंगा के उत्तर में है। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट। फिर नीचे की हम बात करें तो भोजपुर होता है, ठीक है, इसे 5 कंसीडर करते हैं, बक्सर 6, ठीक है, ये कैमूर 7 और थोड़ा-सा हिस्सा जो हम बात करें वो रोहतास का भी इसमें लगता है। और इस तरीके से हम देखें तो यूपी का जो ये 4 हिस्सा इधर और 4 जो है हमारा उत्तरी गंगा और 4 दक्षिणी गंगा के साथ ये 8 ऐसे जो सीमा क्षेत्र है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, है नी? बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर नीचे हो जाते हैं, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज ऊपर के क्षेत्रों में हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें झारखंड के साथ तो इससे भी सीमा जो है शेयर वो 8 है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, यानी कि पूरे के पूरे जो अगर हम बात करें क्षेत्र की तो जो रीजन हमारा पूरा है धारवाड़ क्षेत्र का और विंध्य क्षेत्र का, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो झारखंड से अपनी सीमा को साझा करता है नी। ये हमारा हो जाता है कैमूर और ये रोहतास, ये 2 क्षेत्र हैं हमारे ये विंध्य श्रेणी के। वहीं अगर हम औरंगाबाद करें 3, गया 4, नवादा 5, जमुई 6, बांका 7 और ये भागलपुर 8। तो ये 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि झारखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि नेपाल से मात्र जो हम बात कर रहे हैं वो 7 है और यूपी और झारखंड से अगर हम बात करें दोनों की बात करें तो उससे क्या है वो 8-8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि 7 हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री है शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट। वहीं अगर हम बात करें यूपी से तो 8 और झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आखिरी बच जाता है हमारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के तरफ के क्षेत्र को कहें कि अगर हम जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं पश्चिम बंगाल से, तो उसे अगर हम नक्शे पे देखें तो वो हमें समझ में आता है कि ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे पश्चिम बंगाल से अपनी जो सीमा है उसको साझा करते हैं। बात करते हैं बिहार के कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो सीधे पूछ लिए जाते हैं राजकीय चिन्ह के रूप में, ठीक है? हो सकता है आपको इसमें पढ़ने में कठिनाई हो क्योंकि इसका जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम पढ़ के आपको बताते हैं। तो जो राजकीय चिन्ह की बात करें वो है हमारा राजकीय चिन्ह में बोधि वृक्ष जिसके दोनों ओर 2 स्वास्तिक चिन्ह अंकित होते हैं, ठीक है? और जो स्वास्तिक होता है और पीपल का जो बोधि वृक्ष होते हैं उसके दोनों तरफ स्वास्तिक चित्र अंकित हो वो हमारा राजकीय चिन्ह हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें राजकीय वृक्ष की तो पीपल हमारा राजकीय वृक्ष है और राजकीय पुष्प की तो गेंदा का फूल जो 2013 में इसे घोषित किया गया था, यानी एक्सेप्ट किया गया 2013 के बाद से कि गेंदे का जो फूल होगा वो हमारा राजकीय पुष्प होगा। राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, ठीक है? इससे पहले जो था वो रीछ था, है नहीं? इससे पहले रीछ यानी कि जो भालू का जो एक प्रजाति होता है, वो था रीछ। वहीं अगर हम पक्षी में बात करें तो गोरैया, ये इससे पहले फाख्ता नाम का एक पक्षी था, वो हमारा कहें तो राजकीय पक्षी हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो गोरैया है और राजकीय मछली जो है वो है देसी मांगूर, ठीक है? भाषा की बात करें अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तो 2 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक हमारा है हिंदी, ठीक है? और दूसरा क्या है? उर्दू। तो ये 2 हमारे भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज। और अगर हम गीत की बात करें जिसकी घोषणा 2012 में की गई थी, तो जो राजकीय गीत हमारा है वो है जिसे पूछा जाता है वो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ठीक है? तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पीटी से जुड़े हुए जो फैक्ट्स थे, बिहार से रिलेटेड जो जुड़े हुए फैक्ट्स थे, उस पे ये हमारा सेशन था। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा ये सेशन था। इसमें वैसे सारे फैक्ट्स को शामिल किया जो बीपीएससी के और बिहार एसएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो डायरेक्ट तरीके से
पूछे जाते रहे, है नहीं? और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो प्रमंडलों को हमने जो विस्तार तरीके से जो देखा, जो डिवीज़न को देखा, वो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एलिमिनेशन में या फिर बात कहें तो किसी भी तरीके से गेस करने में हमारी मदद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेहतर तरीके से इस वीडियो को आपने है नी इसे देखा और इसको एक कहें तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको अगर लेना हो तो आप जो है शिक्षा मार्ग का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा जो चैनल है ये शिक्षा मार्ग, ठीक है? उसे आप जॉइन कर लें और उसे जॉइन करने के बाद आपको जो उसका पीडीएफ है, वो मुहैया करा दिया जाएगा ताकि ये जो पीटी फैक्ट्स है, उसे आप सरसरी निगाह से इसे रिवीज़न कर सकें, ठीक है? इस वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो रीच है, वो बढ़ सके। साथ ही साथ आप ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का भी जो कहें अध्ययन करते रहे जिसमें हम 5000 प्रश्नों को वो डील करने वाले हैं जो आने वाले बीपीएससी और बिहार एसएससी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साथ ही अन्य संबंधित जो करंट अफेयर्स के एग्जाम हैं और बिहार स्पेशल के जो रिलेटेड जो भी कुछ प्रश्न हैं एमसीक्यू के फॉर्म में और साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में वो भी हम लाते रहे हैं। तो इन सब को जो बेहतर अपडेट है वो आपको सही समय से मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको रियल टाइम में ये अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।